नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सेंटर कॉमर्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तकनीकें, प्रबंध लेखांकन की तकनीकों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था प्रबंध लेखांकन का अर्थ और प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र। तो इस कक्षा में हम पढ़ते हैं प्रबंध लेखांकन की तकनीकें। तकनीकें इनको विधि भी बोल सकते हो, प्रविधि भी बोल सकते हो, पद्धति भी बोल सकते हो। टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन का तात्पर्य है कि वित्त उसका नियोजन करना। आपको मतलब इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। पहला काम तो होगा यह फाउंड आउट करना कि कितनी पूंजी की आवश्यकता है हमें। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 100 लाख, 200 लाख, 500 लाख, कितनी हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी है कि उस पूंजी का स्वरूप क्या होगा। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल होगी, अपने को लॉन्ग टर्म चाहिए या शॉर्ट टर्म चाहिए। लॉन्ग टर्म में भी आपको इक्विटी में चाहिए, प्रेफरेंस में चाहिए, डिवेंचर में चाहिए, लोन में चाहिए या शॉर्ट टर्म में लोन में चाहिए। हम इनमें स्वरूप तय करेंगे कि जो पूंजी अपने को चाहिए उसका स्वरूप क्या है, किस तरह की पूंजी की हमें आवश्यकता है। आगे हम बात करते हैं, पहला बिंदु कितनी पूंजी की आवश्यकता चाहिए, दूसरा स्वरूप क्या होगा, तीसरा है स्रोत। स्रोत क्या है, पूंजी आप किससे प्राप्त करोगे। एक तो आप पब्लिक इश्यू करोगे। पब्लिक इश्यू में आप पब्लिक इश्यू वाली कौन कौन सी सिक्योरिटी होती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर। या आप किसी बैंक से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंस का काम कर रही है उनसे लोन लोगे। आप उस पूंजी को प्राप्त कहाँ से करोगे, जो वित्त है उस वित्त को हम संस्था जहाँ से प्राप्त करेगी उसके बारे में हम इसके में अध्ययन करेंगे। और चौथा बिंदु है, उसमें हम अध्ययन करेंगे विभिन्न जो प्रतिभूतियां हैं इनमें पारस्परिक अनुपात क्या होगा। प्रतिभूतियों में पारस्परिक अनुपात। पारस्परिक अनुपात मतलब हमें 50 लाख की कैपिटल राइज करनी है, तो मान लीजिए हम चाहते हैं कुछ कैपिटल इक्विटी शेयर से कर लें, कुछ डिवेंचर से कर लें, कुछ शॉर्ट टर्म लोन से कर लें। तो हम जो कैपिटल राइज करना चाहते हैं, जो कैपिटल नई इश्यू करना चाहते हैं, उनके अनुसार हमें उनका आपस में क्या अनुपात होगा। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये इश्यू करने के बाद जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऋण क्षमता अनुपात कितना होगा, हमारी इक्विटी कितनी हो जाएगी, हमारी डेप्ट कितनी होगी, लॉन्ग टर्म डेप्ट कितनी होगी। इन समस्त चीज़ों का हम कहाँ पे अध्ययन करते हैं, प्रतिभूतियों के मध्य पारस्परिक अनुपात। यह था वित्तीय नियोजन। अगला है वित्तीय विश्लेषण। प्रबंध लेखांकन की पहली तकनीक हो गई वित्तीय नियोजन।
फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको वित्त प्राप्त करने की प्लानिंग करनी है, तो इसके लिए हमें यह भी तो पता होना चाहिए कितनी चाहिए, कि उसका स्वरूप क्या होगा, स्रोत क्या होगा, और उनका आपस में अनुपात क्या होगा। ये 4 चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट है, वह है वित्तीय विश्लेषण। वित्तीय विश्लेषण से क्या तात्पर्य है? देखिए, विश्लेषण से तात्पर्य यह है कि जो आपके पास आंकड़े उपलब्ध हैं उनको विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके हुए उनको किसी एक परिणाम तक पहुंचाना, यह है विश्लेषण। अब वित्तीय विश्लेषण में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे? देखिए, पहला है विश्लेषण समानाकार। समानाकार वित्तीय विश्लेषण। समानाकार वित्तीय विश्लेषण में हम क्या पढ़ते हैं? समानाकार वित्तीय विश्लेषण में हम पढ़ते हैं कि हम किसी एक चीज को आधार मानते हैं, किसी एक मद को आधार मानते हैं और उससे शेष मदों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे मान लीजिए, आधार मान लिया हमने सेल्स को, अब विक्रय का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ कितना परसेंट है, विक्रय फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का कितना परसेंट है, विक्रय प्रॉफिट का कितना परसेंट है, तो हमने यहाँ पर सेल्स को आधार माना है और इनसे क्या किया है, इसका संबंध स्थापित किया है कि सेल्स का कितना परसेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, कितना परसेंट प्रॉफिट है, कितना फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। तो समानाकार चिट्ठा क्या गया, इसे अंग्रेजी में बात करें तो कॉमन साइज, इसे कॉमन साइज बैलेंस शीट भी कहते हैं। उसके बाद में आता है हमारा तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण। तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण में हम क्या करते हैं, 2 वित्तीय वर्ष होते हैं उनकी आपस में तुलना की जाती है। जो 2 वित्तीय वर्ष हैं 2000, जैसे 2 वित्तीय वर्ष हैं 2019 और 20, तो इन 2 वित्तीय वर्ष में संपत्तियों में कितनी बढ़ी है या कितनी कम हुई है, असेट्स कितनी बढ़ी है, सॉरी दायित्व कितनी बढ़ी है और कितने कम हुए, पूंजी कितनी बढ़ी है, कम हुई है, विक्रय कितना बढ़ा है या कम हुआ है। इन सभी चीज़ों का विश्लेषण किसमें किया जाता है, तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण में। तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण 2 सालों के आंकड़ों को आपस में क्या करता है, तुलना करता है, कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई। जबकि समानाकार वित्तीय विश्लेषण क्या करता है, ये एक ही वर्ष में किसी एक मद को आधार मानकर उसका अन्यों के साथ संबंध स्थापित करता है। उसके बाद में अगला है अपना रोकड़ प्रवाह विवरण। देखिए, रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है? वित्तीय विश्लेषण की टेक्निक चल रही है अभी। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान या किसी एक लेखांकन अवधि के दौरान, रोकड़ एवं रोकड़ के समतुल्य किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान या किसी एक लेखांकन अवधि के दौरान कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना तो इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है। मतलब हमारे पास कितनी तो रोकड़ आई है और कितनी हमसे रोकड़ गई है। इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण में। अगला है हमारे पास फंड फ्लो स्टेटमेंट।
फंड फ्लो स्टेटमेंट दो चीजों के साथ डील करता है, सोर्स ऑफ फंड, कोष का स्रोत क्या है, और एप्लीकेशन ऑफ फंड कि कोष का प्रयोग कहां पर किया गया है। इन दो चीजों के साथ कोष प्रवाह विवरण डील करता है। यह मतलब है कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल है उसके बारे में ये एनालिसिस करके देता है। यह थी वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें। लेखांकन वित्तीय विश्लेषण की 4 तकनीकें थी। उसके बाद में हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक लागत लेखांकन। ऐतिहासिक लागत लेखांकन 2 बिंदु हो गए, वित्तीय नियोजन और वित्तीय विश्लेषण। उसके बाद में है ऐतिहासिक लागत लेखांकन। ऐतिहासिक लागत लेखांकन क्या कहता है, इनके बारे में अपने को छोटी छोटी बातें पढ़नी है, बाद में इन डिटेल में पढ़ेंगे हम। ऐतिहासिक लागत लेखांकन हमें यह कहता है कि जहां पर भी लागत का जन्म होता है, जहां पर भी लागत उत्पन्न होती है, वहीं पर लिख दो। जहां पर भी लागत उत्पन्न होती है वहीं पे लिख दो, या तो वहीं पर लिख दो या उनका वर्गीकरण करके लिख दो। मतलब ऐतिहासिक लागत का क्या मतलब है, जैसे हमने आज से 10 साल पहले कोई लैंड खरीदी थी 20 लाख रुपए की, और उसकी आज की वैल्यू है 5 करोड़ रुपए, तो उसकी ऐतिहासिक मूल्य कौन सा है, जो आज से 10 साल पहले हमने खरीदी थी 20 लाख रुपए, वही तो उसका ऐतिहासिक मूल्य है। तो ऐतिहासिक मूल्य वो मूल्य होता है जो वास्तविक में हमने भूतकाल में उस लागत को प्राप्त करने के लिए चुकाया है। ठीक है, यह थी हमारी ऐतिहासिक लागत। अब उसके बाद में अगला है प्रमाप लागत। प्रमाप लागत, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। प्रमाप लागत किस क्या, यह उन व्यवसायिक इकाइयों में ज्यादा कारगर साबित है जो उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं। उत्पादन के कार्यों में। और इसके साथ प्रमाप लागत क्या बताती है, प्रमाप लागत है ना, किसी भी चीज के उत्पादन के संबंध में एक प्रमाप तय कर लेती है, स्टैंडर्ड तय कर लेती है, और उसकी तुलना किससे करती है, वास्तविक से। स्टैंडर्ड क्या है, एक पूर्वानुमान है ये। जैसे मान लीजिए कोई ये मार्कर बनाने वाली कंपनी है, इसने एक पूर्वानुमान तय कर लिया, एक मार्कर बनाने में 15 रुपए की लागत आएगी, सभी पूरी टोटल लागत। उसको बनाने में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सभी तरह की लागत कितनी आएगी, 15 रुपए की। और इसकी वास्तविक में लागत कितनी आती है, या तो 16 आ जाती है या 14 आ जाती है। मान लीजिए लागत 16 आ जाती है, मतलब लागत हमारी बढ़ गई 1 रुपए से। अगर लागत 14 रुपए आ जाती है तो 1 रुपए से लागत कम हो गई। तो ये जो विचरण उत्पन्न हुआ है, जो ये वेरिएंस उत्पन्न हुआ है, तो प्रमाप लागत इस वेरिएंस के कारण का पता लगाती है। यह बताती है कि कितना वेरिएंस हुआ है और इस वेरिएंस का क्या कारण है। तो इसके आधार पर इस वेरिएंस का पता लगाकर हमें क्या करना चाहिए, हमें लागत को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं बजटरी नियंत्रण। एक चीज और, प्रमाप लागत प्रति इकाई पर बल देती है, वह प्रति इकाई लागत तुलना करती है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं, अगला बिंदु है हमारा बजटरी, 5वां पॉइंट होगा शायद, नियंत्रण। सबसे पहली बात तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि बजट क्या होता है।
बजट ये होता है कि जो हमारी प्लानिंग है, जो मैनेजमेंट की प्लानिंग है, उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना। मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना ही क्या है, बजट है। हमारी प्लानिंग है, हमारा विक्रय बढ़ना चाहिए। अब इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज इसमें यहीं पे लिखेंगे हम। विक्रय का पूर्वानुमान लगाएंगे कि इस बार विक्रय 120 करोड़ होना चाहिए, इस बार हमारे खर्चे इतने, एक्सपेंसेस इतने होने चाहिए। तो हम क्या है कि हर चीज का बजट बना लेते हैं। देखिए प्रमाप लागत, वो जो इससे पहले हमने पढ़ा, वो क्या था, एक छोटा कंसेप्ट था, उसमें सिर्फ हम लागत पर ही ध्यान देते थे। लेकिन जो बजटरी नियंत्रण है, इसमें लागत पे भी ध्यान देते हैं, सेल्स पर भी हम ध्यान देते हैं, हम इस पे कैश पर भी ध्यान देते हैं, कैश का भी बजट बनाते हैं, हम इसमें फ्लेक्सिबल का भी बजट बनाते हैं कि अगर अलग अलग कैपेसिटी पे कंपनी काम करेगी तो उसकी कितने खर्चे आने चाहिए। तो क्या करती है, पहले प्लानिंग कर लेती है कि पूर्वानुमान लगा लेती है किसी चीज का, और जब ये वास्तविक होते हैं, जो वास्तविक होते हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करती है। तो बजटरी नियंत्रण क्या करती है कि पूर्वानुमान लगा के व्यवसाय प्रबंध करके नियंत्रित करती है किसको, लागतों को। पूर्वानुमान लगा के लागतों को नियंत्रित करती है। उसके बाद में अगला है हमारा सीमांत लागत। देखिए सीमांत लागत क्या है, अब मैं पॉइंट भूल गया हूं, शायद 6 नंबर ही है। सीमांत लागत, देखिए सीमांत लागत सबसे पहले बात करें तो सीमांत लागत को 2 भागों में बांटती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। सीमांत लागत एक अल्पकाल से संबंधित है, मतलब अल्पकाल में किसी भी व्यवसाय की अधिकतम क्षमता का कैसे प्रयोग किया जाए, मैक्सिमम कैपेसिटी का कैसे प्रयोग किया जाए अल्पकाल में, ये हम सीमांत लागत में हम पढ़ते हैं। और सीमांत लागत की परिभाषा की बात करते हैं, मतलब कि उत्पादन की एक इकाई में परिवर्तन होने के कारण, उत्पादन की एक इकाई में परिवर्तन होने के कारण उसकी लागत में जो भी फर्क पड़ता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, पीवी रेशियो होता है, बीईपी होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, डिजायर्ड सेल्स होता है। तो इसको हम बाद में इन डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद में हमें प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापन लेखांकन। प्रतिस्थापन लेखांकन में हम यह पढ़ते हैं कि एक मशीन के स्थान पर हम दूसरी मशीन लगाना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी एक संपत्ति का जीवन काल होता है। एक जीवन काल के बाद में रिप्लेसमेंट करती है। रिप्लेसमेंट कैसे किया जाएगा, इसके पुरानी मशीन के आधार की जगह किसका, नई मशीन का। यह हम किस में पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन लेखांकन में। और इनके बारे में हम बहुत सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा है निर्णय लेखांकन। निर्णय लेखांकन क्या है, निर्णय लेखांकन यह है, इसमें निर्णय लिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो आंकड़े होते हैं, जो भी आंकड़े उपलब्ध होते हैं, उनके आधार पर प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर निर्णय लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आंकड़े हैं कि अगर हम ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए बी,
अगर बी को हम खुद बनाते हैं तो 10 रुपये में 1 यूनिट आती है, अगर बाहर से खरीदते हैं तो 9 रुपये 5 पैसे में 50 पैसे में आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, निर्णय क्या रहता है, जिसमें लागत कमाई हमें वही एक्सेप्ट करना चाहिए। तो निर्णय लेखांकन सिर्फ निर्णय लेने में भागीदारी दिखाता है उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर। उसके बाद में है नियंत्रण लेखांकन। नियंत्रण लेखांकन क्या है, जो प्रबंध के कार्मिक हैं, जो प्रबंधक हैं, इनके विभिन्न लेवल होते हैं, ऐसे निम्न लेवल, उसके बाद में मध्यम लेवल पे आता है, बाद में उच्च स्तरीय प्रबंध आ जाता है। तो ये प्रबंध के विभिन्न लेवल अपने सबॉर्डिनेट्स को अपनी क्षमता और अपनी ज्ञान के आधार पर क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। उसे क्या कहते हैं, नियंत्रण लेखांकन। उसके बाद में है हमारी सांख्यिकीय विधियां। अब सांख्यिकीय विधियां, देखिए सांख्यिकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के ज़माने में हर कहीं पर आवश्यक हो गया है। जितना भी नंबर होगा, शायद 9 या 10, मतलब हमें निर्णय लेने के लिए सांख्यिकीय विधियों का पता होना आवश्यक है। जैसे हमें निर्णय लेने के पीछे हमें कोरिलेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें एक्स बार की भी ज़रूरत पड़ सकती है, हमें मीन की भी मतलब ज़रूरत पड़ सकती है, सॉरी मीडियन की भी, और हमें मीन की भी पड़ सकती है, मोड की। और ये तो इस आधार पर हम कहते हैं हमें कोई ग्राफ बनाना पड़ सकता है, हमें कोई पाई चार्ट बनाना पड़ सकता है, हमें कोई टेबल बनानी पड़ सकती है, हमें कोई डाटा कलेक्ट करने पड़ सकते हैं। कोई भी एनालिसिस का क्षेत्र हो, कोई भी विश्लेषण का क्षेत्र हो, बिना सांख्यिकीय विधियों के वह संभव नहीं है। तो प्रबंध लेखांकन में भी सांख्यिकीय विधियां आती हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है अंकेक्षण। अंकेक्षण क्या करता है, खातों की शुद्धता को जांच करता है। एक बात बताओ, जो लेखापाल ने जो खाते बनाए गए हैं, उन्हीं खातों का विश्लेषण करके ही तो प्रबंध लेखांकक जो प्रबंध है वो निर्णय लेगा। लेकिन तो एक बात बताइए, अगर खाते ही अशुद्ध हैं तो निर्णय अपने आप ही गलत होंगे ना। तो बीच में एक अंकेक्षक की कड़ी आती है। तो अंकेक्षक क्या करता है, जो खातों की शुद्धता है उसकी जांच करता है, खाते कितने सही हैं और कितने गलत हैं, अंकेक्षण करता है। परिभाषा की बात करें तो अंकेक्षण की परिभाषा ये होगी, किसी व्यावसायिक संगठन के लेखों एवं विवरणों की स्वतंत्र रूप से एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा खातों की जांच करना क्या कहलाता है, अंकेक्षण कहलाता है। उसके बाद में है अंतिम कर लेखांकन। कर लेखांकन में हम क्या पढ़ते हैं, कर का नियोजन पढ़ते हैं। कर का नियोजन मतलब प्लानिंग करते हैं हम टैक्स की। देखिए, टैक्स प्लानिंग और टैक्स इविजन दो चीज़ें होती हैं। टैक्स प्लानिंग तो वो होती है जिसमें हम कानून और जो टैक्स कर अधिनियम है, इन विभिन्न कर अधिनियम हैं, उनकी कमियों का पता करके क्या करते हैं, कर की बचत करते हैं। वो तो हो गया कर का नियोजन। और जो टैक्स इविजन है वह क्या है कि हमें हमारी इनकम को छुपा के या नियमों का गलत तरह से प्रयोग करके हम क्या करते हैं, कर की बचत करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कर का टैक्स इविजन यानी कर की चोरी। ठीक है, यह थी हमारी प्रबंध लेखांकन की विभिन्न तकनीकें। आगे हम पढ़ते हैं प्रबंध लेखांकन के कार्य।
देखिए प्रबंध लेखांकन के दो कार्य होते हैं। पहला तो होता है प्रबंध है उसको लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध कराना। यही तो है ना कि प्रबंध को लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध कराना, जो हमारे लेखे हैं उनसे सूचनाएं लेकर प्रबंध को देना। दूसरा, जो प्रबंध के कार्य हैं उनमें प्रभावशाली निष्पादन में अपनी सहायता देना। जो प्रबंध के विभिन्न कार्य हैं, नियोजन है, संगठन है, नियंत्रण है, समन्वय है और निर्णय है, ये जो भी प्रबंध के कार्य हैं इनमें क्या करना, निष्पादन में अपना योगदान देना। तो लिखते हैं प्रबंध लेखांकन के कार्य। सबसे पहला क्या है, लेखा सूचनाओं को उपलब्ध कराना। किसको? प्रबंध को। प्रबंध को लेखा सूचना उपलब्ध कराना। जो प्रबंध है उसको लेखांकन की विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध कराना। अब इसमें क्या क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, आंकड़ों को दर्ज करेगा। जो लेखांकन के आंकड़े हैं जैसे डेटर, क्रेडिटर, जो भी लेखांकन के हैं आंकड़े हैं, डेटर्स कितना है, क्रेडिटर्स कितना है, सेल्स कितनी है, स्टॉक कितना है, परचेज कितना है, हमारी जो कैपिटल कितनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी, असेट्स कितनी है, लेखांकन के जो आंकड़े हैं उनको दर्ज करना। इसमें क्या क्या दर्ज करेगा, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सेल्स, परचेज, जो भी लेखांकन के आइटम्स हैं सब, P&L और बैलेंस शीट के सभी हमारे खर्चे कितने हैं, उन सभी आंकड़ों को दर्ज करेगा। उनके बाद में सत्यता की जांच करेगा। सत्यता की जांच कौन करेगा बताओ? अंकेक्षण। अंकेक्षण भी तो प्रबंध लेखांकन का एक हिस्सा है, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो अंकेक्षण क्या करेगा, जो ये आंकड़े दिए गए हैं, जो ये विवरण दिए गए हैं, क्या ये सत्य हैं या सत्य नहीं है, इन सब की जांच कौन करेगा? अंकेक्षण। जो भी डाटा उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो सत्य हैं अथवा, अंकेक्षण की सहायता से सत्यता की जांच करेगा। और कुछ सांख्यिकीय विधियां हैं, उनके माध्यम से सत्यता की जांच करेगा। विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके सत्यता की जांच करेगा। वास्तविक और पूर्वानुमान में अंतर। उसके बाद में हमारा तीसरा बिंदु है विश्लेषण। आंकड़ों दर्ज कर लिया, सत्यता की जांच कर ली, अब क्या किया जाएगा? उनका विश्लेषण कर दिया जाएगा। हम आंकड़े कहां कहां से प्राप्त किए हैं बताओ? आंकड़े हमने प्राप्त किए हैं वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन से। तो एक बात बताओ, आपने जो आंकड़े प्राप्त कर लिए, सिर्फ क्या वह आंकड़े ही निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं क्या? नहीं, हमें उनका विश्लेषण करना पड़ेगा। विश्लेषण करने के लिए जो मैंने अभी टूल्स और टेक्निक्स के बारे में संक्षिप्त में बताया है, उन टूल्स और टेक्निक्स का प्रयोग करके हम क्या करेगा? आंकड़ों का विश्लेषण करेगा। जैसे मान लीजिए रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस में जो उपलब्ध आंकड़ों है, रेशियो एनालिसिस उनका विश्लेषण करके बताएगा ऋण क्षमता अनुपात कितना है। इस तरह से जो अंतिम बिंदु है, अंतिम कार्य है सूचना उपलब्ध कराने का, वह है सहवन। अब सहवन में हम यह पढ़ते हैं कि मान लीजिए विश्लेषण भी कर लिया, लेकिन जिन व्यक्तियों को निर्णय लेना है, जो व्यक्ति निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी हैं, उन तक पहुंचाने और उनके सम्मुख प्रस्तुत करने की क्रिया क्या कहलाती है? सहवन कहलाती है। जो आदमी निर्णय लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उन तक जब तक ये आंकड़े का विश्लेषण होके जो प्रबंधक है वो निर्णय लेगा,
तो उसके सामने अगर विश्लेषण किए हुए आंकड़े जब तक नहीं जाएंगे तब तक वह कैसे निर्णय लेगा। तो जब तक प्रबंधक के सामने वो आंकड़े जाएंगे वो सहवन कहलाता है। यह तो थी प्रबंध को लेखा सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। अब दूसरा कार्य क्या है प्रबंध लेखांकन का? प्रबंध की क्रियाओं के निष्पादन में सहायता। जो प्रबंध की क्रियाएं हैं उनके निष्पादन में। अब प्रबंध की क्रिया क्या क्या है? नियोजन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय, ये सभी प्रबंध की क्रियाएं हैं। पहला है नियोजन। अब नियोजन में कैसे हेल्प करेगा? हमें कोई प्लानिंग करनी है, हमें कोई प्लानिंग करनी है किसकी? कि हमें अल्पकाल में कोई निर्णय लेना है कि हमें कितना उत्पादन करना चाहिए। तो हम लागत लेखांकन के सीमांत लागत लेखांकन के आधार पर, जो सीमांत लागत लेखांकन है उसमें बीईपी के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि हमारे को नो प्रॉफिट नो लॉस बिंदु यह है। अगर इतनी सेल्स करोगे तब तक तो हमारे पास कोई भी लाभ और कोई भी हानि नहीं होगी। तो यह प्लानिंग करने में है कि अगर इससे कम सेल्स हो गई तो हमारी क्या होगी? हानि हो जाएगी। तो हमें क्या करता है नियोजन में प्रबंध लेखांकन कैसे हेल्प करता है? जो प्रबंध लेखांकन की तकनीकें हैं उनकी। और क्या हेल्प करता है कि हमें विक्रय का पूर्वानुमान लगाने में, विक्रय का पूर्वानुमान, लागत का पूर्वानुमान, इन सब के इनके पूर्वानुमान में कौन सहायता प्रदान करता है? प्रबंध लेखांकन। तो प्रबंध लेखांकन हमें नियोजन में करने में सहायता प्रदान करी। उसके बाद में दूसरा है संगठन। संगठन में सहायता प्रदान करना। संगठन में हम पढ़ते हैं कर्मचारियों के बारे में। मतलब इसके अंदर प्रबंध लेखांकन विभिन्न कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करने में सहायता करते हैं कि विभिन्न जो कर्मचारी हैं उनका उत्तरदायित्व निर्धारण करने में सहायता कर दें। अगला हमारा तीसरा है नियंत्रण। नियंत्रण में कौन सी तकनीक, जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, परमाप और वास्तविक के बीच में तुलना करके लागत को नियंत्रित करती है। तो वो क्या करते हैं? जो निर्देश दिए गए हैं और जो वास्तविक में हो रहा है, प्रबंध के अंदर जो निर्देश दिए गए हैं और जो वास्तविक में हो रहा है, क्या क्या चीजें? निर्देश और वास्तविक, जो निर्देश दिए गए हैं और जो वास्तविक में हो रहा है, इनका अध्ययन करके हम क्या कर सकता है? प्रबंध लेखांकन नियंत्रण कर सकता है। उसके बाद में अगला है समन्वय। समन्वय में क्या पढ़ते हैं हम? समन्वय में यह पढ़ते हैं कि प्रबंध के विभिन्न विभागों में आपस में कैसे समन्वय है। समन्वय क्या करता है? जो प्रबंध के विभिन्न विभाग हैं उनमें एक रूपता, एक निष्ठता यह स्थापित करता है। तो यह देखेगा विक्रय और क्रय के साथ क्या संबंध है, या विक्रय या उत्पादन के साथ जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उनके अनुसार
इनमें समन्वय और एकरूपता बनी हुई है अथवा नहीं। तो प्रबंध लेखांकन इन कार्यक्रम का निर्धारण करके इनमें एकरूपता बनाने में क्या करता है, मदद करता है। अंतिम निर्णयों में सहायता से क्या तात्पर्य है। जो प्रबंध लेखांकन विभिन्न प्रकार के निर्णय लेता है वह प्रबंध के द्वारा ही तो लिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी टूल्स और टेक्निक्स का प्रयोग करे, चाहे वह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रयोग करे, चाहे वो बजट का प्रयोग करे, चाहे वो और कोई मार्जिनल का प्रयोग करे, चाहे वो कॉमन साइज बैलेंस शीट को देखे, चाहे वो CFS को देखे। तो किसी भी टूल और टेक्निक्स के द्वारा निर्णय तो प्रबंध के द्वारा ही लिए जाएंगे। तो प्रबंध या लेखांकन प्रबंध को निर्णयों में सहायता प्रदान करता है। यह बात तो हमने परिभाषा में भी पढ़ी थी। चलो, यह थे प्रबंध लेखांकन के कार्य। इसके बाद में अगली क्लास में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।